सभी बंधुओं को सप्रेम सादर नमस्कार। विज्ञान जागृति मंच मथुरा के तत्वावधान में रोजमर्रा के विषय और तकनीकी और विज्ञान के विषयों की एक श्रृंखला अभी चल रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज का विचारों का आदान प्रदान सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ऐसा एक विषय मेरे को कहा गया है, उस पर मेरे कुछ विचार प्रस्तुत हैं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कंपाउंड के अंदर उसने लगभग 100 के आसपास जानवर बंद कर दिए। उस कंपाउंड के 2 दरवाजे थे बराबर बराबर, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। बाईं तरफ का दरवाज़ा बंद रखा और दाईं तरफ के दरवाजे को वो खोल कर रखता था, तो जानवर उससे आते जाते थे। एक्सपेरिमेंट के तहत कुछ दिन बाद उसने दाईं तरफ का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जानवरों को एक आदत पड़ी हुई थी, उनका ब्रेन कंडीशनिंग था, तो वो दरवाजे तक जाते और वहाँ पर टंगे रहते और फिर लौट कर आ जाते। 5-7 दिन के बाद उसने दायां दरवाज़ा बंद रखा और बाएं दरवाजे को उसने खोल दिया। अब यहाँ पर एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। अभी भी जानवर दाईं तरफ के दरवाजे पर ही टंगे रहते थे, बाएं तरफ के खुले हुए दरवाजे से उनका कोई मतलब नहीं था। प्रयोग के एक्सपेरिमेंट के दूसरे चरण में उसने दाईं ओर का भी दरवाजा खोल दिया। तो फिर पहले की भांति जानवरों ने दाईं तरफ के गेट का इस्तेमाल किया। बाईं तरफ का दरवाजा खुला रहे या बंद रहे, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम पड़ता है कि जो हमारा सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर है, उसमें आदमी और एनिमल्स में, जानवर के अंदर जो मूलभूत अंतर है वो क्या है। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो जिज्ञासा का भाव है, ये वैज्ञानिक सोच की आधारशिला है। जैसे नेचर में पहले से ही आग मौजूद थी, लेकिन मनुष्य ने 2 चकमक पत्थरों की रगड़ से उसको खोज निकाला। 2 पत्थरों के रगड़ने से आग पैदा हो गई और मानवीय सभ्यता के अंदर जो सबसे बड़ा आविष्कार है वो ये आग ही है। कच्चे मांस खाने वाला आदमी उस आग की सहायता से पकाकर खाने लगा। कहते थे सूरज का आग का गोला है, लेकिन सूरज की आग कैसे प्रकट हो। तो देखा कि एक विशेष किस्म के कांच के टुकड़े को एक विशेष स्थिति में रखने से जब सूरज से आने वाली किरणें एक जगह पर केंद्रित हो जाती हैं तो आग उत्पन्न हो जाती है। कागज जल जाता है, कपड़ा जल जाता है। तो लगा भाई ये सूरज की आग को भी प्रकट किया जा सकता है। बाद में उसी कांच के टुकड़े को वैज्ञानिकों ने उत्तल लेंस कहा, कॉन्वेक्स लेंस कहा। फिर ये हुआ कि इस आग को कैसे अपनी जेब में रखा जाए। तो आदमी ने देखा कि लकड़ी की छोटी सी तीली के ऊपर यदि एक विशेष किस्म का मसाला लगाया जाए और उसको एक विशेष किस्म की सतह पर रगड़ा जाए तो आग पैदा हो जाती है। माचिस आ गई। अब हमारी जेब के अंदर जो अप्रत्यक्ष आग है वो हमारी इच्छा पर रखी हुई है। हम जब भी चाहें उस आग को प्रज्वलित कर सकते हैं। लाइटर आ गया, खटका होने से आग पैदा होनी शुरू हो गई। अब वो सिगरेट के लाइटर के बाद अब किचन में लाइटर आ गया। 20,000 खटके तक एक लाइटर काम कर सकता है। बस लाइटर दबाइए, उसमें से चिंगारी प्रस्फुटित होगी, चिंगारी निकलेगी और जो पीछे से जो गैस का ईंधन आ रहा है उसमें लगकर आग सामने आ जाती है। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से
ये जो क्यूरियोसिटी थी, उस क्यूरियोसिटी से एक्सपेरिमेंट के तहत धीरे धीरे आदमी की जो वैज्ञानिक सोच थी वो आगे बढ़ने लगी। आदमी ने देखा प्रकृति को, कहीं बीज पड़ता है, उस बीज से छोटा सा एक पौधा खड़ा हो जाता है, उस पौधे से धीरे धीरे करके एक पेड़ बन जाता है, पत्तियां आती हैं, उस पर फूल लगते हैं, फिर उसके ऊपर फल लगते हैं। पेड़ की जड़ों में मिट्टी से खींचे हुए पानी को न जाने किस प्रक्रिया से 50 फुट ऊंचे पेड़ की जो सबसे ऊंची वाली पत्ती है उस तक पानी पहुंच जाता है। ये सारी चीजें आदमी ने प्रकृति के अंदर देखी। उसका जो जिज्ञासा भाव था, उस जिज्ञासा भाव के कारण उसने प्रकृति के उन अनसुलझे रहस्यों को, उन गुप्त रहस्यों को जानने की जो चेष्टा की, तो उसके ध्यान में आया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, आदमी में और जानवरों में, कीड़ों मकोड़ों में जो गतिमान हैं उनमें तो जीवन है ही, लेकिन जो स्थिर रूप से एक जगह अचल खड़े हुए हैं उनमें भी जीवन होता है। और उस जीवन की खोज के लिए एक विषय डेवलप हो गया, एक सब्जेक्ट बन गया जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब लगा कि भाई जो जंतु हैं, जो चलने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले, समुद्र में तैरने वाले, ऐसे जो प्राणवान चलायमान जीव हैं, उनके ऊपर जूलॉजी डेवलप हो गया, जंतु विज्ञान डेवलप हो गया। और जो स्थिर फल फूल, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, उन सब के लिए हमारा बॉटनी डेवलप हो गया। तो मानवीय जिज्ञासा के आधार पर और वैज्ञानिक सोच के आधार पर प्रकृति के साथ साथ मानवीय सृष्टि के उद्भव और विकास की नई नई परिभाषाएं मानव के द्वारा गढ़ी जाने लगी। जंतु विज्ञान से फिर मेडिकल साइंस डेवलप हो गई। इस बीमारी के इलाज में ये लक्षण, ये निदान, ये उपचार, ये जड़ी बूटी या ये औषधि इस रोग का उपचार कर देगी। ऐसा हजारों साल की मानव की सोच के आधार पर, उसकी क्यूरियोसिटी और उसके एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर धीरे धीरे परत दर परत, शनैः शनैः और विज्ञानों का भी विकास होने लगा। अब नेचर का अपना एक डिसिप्लिन है। हम यूनिवर्स में देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हमको सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, अलग अलग तारों के अलग अलग समूह दिखाई देते हैं। जब हम रात को छत पर सोते हैं तो कई बार देखते हैं कि तारों का एक विशेष समूह अभी यहाँ था, 2 महीने बाद वो चलकर हमारे बाएं पहुँच गया। और कुछ तारे अपने स्थिर चलते रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं। फिर हम देखते हैं कभी ऐसा होता है कि एक दिन के अंदर ही अंधेरा छा गया, सूरज कटा कटा दिखाई देना शुरू हो गया, सूरज की एक चमकती हुई रिंग बन गई। और फिर जब ध्यान किया कि भाई ये चंद्रमा की कलाओं के घटते बढ़ते स्वरूप के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो जब चंद्रमा अपनी कलाओं में बढ़ते बढ़ते चांदी के कटोरे की तरह पूरा चमकदार हो जाता है, तब उसको हमारे पूर्वजों ने पूर्णिमा कह दिया, दैट इज फुल मून। और उस फुल मून के ऊपर ही चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही जब ठीक दोपहरी के अंदर सूरज मुरझा गया, लगभग अस्त सा हो गया, कट पिट गया, उसके अंदर एक सुंदर वलय बन गया, उसकी चमक कभी 100 गुना तेज, कभी बिल्कुल मध्यम ऐसी हो गई, जैसा कि अभी हमने 21 जून को सूर्य ग्रहण अपने यहाँ देखा, तो उसको अमावस्या कहा। अब प्रकृति के इन अनसुलझे रहस्यों को, लेकिन शाश्वत जो चीज़ हमको दिखाई दी,
और प्रकृति में हजारों लाखों साल से यूनिवर्स के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं, तो मानवीय जिज्ञासा ने उन रहस्यों को पता लगाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया। तो साइंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर में जो सबसे पहली चीज़ है वो है क्यूरियोसिटी। उसके बाद दूसरे चरण के अंदर एक्सपेरिमेंट आता है। न्यूटन ने देखा कि पेड़ से सेब गिरा। सेब तो पहले भी गिरता था, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन न्यूटन की क्यूरियोसिटी ये हुई कि ये सेब गिरकर नीचे क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसी कोई ना कोई जरूर कोई चीज़ है जिसके कारण सेब नीचे आया। एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक बॉल उछाली, बॉल कुछ ऊपर तक गई, ऊंचाई तक गई, लेकिन ऊंचाई पर जाने के बाद फिर वो नीचे आई। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि ऊंची मीनार से भी यदि आप कोई चीज़ फेंकें तो आती वो धरती पर लौट कर ही है। तो धरती के अंदर ऐसी कोई ना कोई एक आकर्षण शक्ति है, कोई ना कोई ऐसा गुरुत्व बल है जिसके कारण धरती चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। और उसकी इसी क्यूरियोसिटी और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर आधुनिक विज्ञान के बहुत सारे नियमों का धीरे धीरे परावर्तन हुआ, धीरे धीरे वो अस्तित्व में आए। तो साइंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर के अंदर जो पहला नियामक है वो है हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा। क्या ऐसा भी होता है? ये भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है, ये कुतूहल जब उसके अंदर आता है, तब उसके प्रयोग करने की इच्छा होती है, एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा होती है। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर वो उन एक्सपेरिमेंट के निदान के रूप में कि किन नियमों के तहत, किस अनुशासन से, किन रूल्स रेगुलेशंस से, किन पोस्टुलेट्स से, किन एक्जीम्स से, किन हाइपोथेसिस से, किन प्रिंसिपल्स से वो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो अपने कुछ नियम, कुछ कायदे कानून देता है जिससे कि उन एक्सपेरिमेंट्स की, उन क्यूरियोसिटीज़ का समाधान हो सके। कालक्रम में उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनकी व्याख्या उन दिए गए नियमों के, उन प्रिंसिपल्स के तहत की जाती है। 200 साल बाद, 400 साल बाद वो चीज़ें प्रकाश में रहती हैं। फिर कोई नया साइंटिस्ट पैदा हो जाता है जो उन पोस्टुलेट्स को, उन प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है, और फिर विज्ञान का ये बढ़ता हुआ, नित्य परिवर्तित होता हुआ क्रम और आगे बढ़ जाता है। तो जिज्ञासा में प्रकृति के अंदर और भी बहुत सारे दृश्य दिखाई देते हैं। समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। एक निश्चित समय के ऊपर समुद्र में उठने वाली तरंगें ऐसा लगता है जैसे चांद तक पहुंच जाएंगी। जो चंद्रमा तत्व है वो पृथ्वी के जल तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये जब चांद पूरा होता है, फुल मून होता है, तब इसका प्रभाव विशेष रूप से होता है। तो कैसी कैसी विभीषिकाओं में, कैसी कैसी परिस्थितियों के अंदर ये विज्ञान क्यूरियोसिटी से, एक्सपेरिमेंट्स से और पोस्टुलेट्स, प्रिंसिपल से आगे बढ़ा है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जेम्स वाट ने देखा चाय बनाते समय कि जब पानी उबलता है तो वो ढकने को उठा देता है। तो उसको लगा कि भाई ये जो भाप है इसके अंदर भी कुछ ताकत है, कुछ एनर्जी है, कुछ ऊर्जा है, जिसके कारण वो ढक्कन उठ जाता है। उसके उसी प्रयोग और उसी क्यूरियोसिटी के कारण स्टीवेंसन ने फिर भाप गाड़ी बनाई। वही भाप गाड़ी फिर रेलगाड़ी बन गई। पहले उसमें ऊर्जा के लिए कोयले का इस्तेमाल हुआ, फिर डीजल का इस्तेमाल हुआ, फिर वो बिजली से चलने लगी, और अब मैग्लेव ट्रेन्स हैं जो चुंबकीय शक्ति से चल रही हैं। उसी के अंदर फिर एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के अंदर स्थानांतरण हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि
चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना हुआ हो, चाहे केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना हुआ हो, ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये जो प्रिंसिपल आया कि एक ऊर्जा को भी दूसरी ऊर्जा में तब्दील, दूसरी ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है। जैसे सामान्यतया पानी है, जब झरना प्रपात से हजारों मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, उससे बिजली पैदा होना शुरू हो गई। जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ा जो आश्चर्य 20वीं सदी का हुआ कि इसी क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट और प्रिंसिपल्स के चरण में ही जब 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, when Einstein propagated that the matter and energy can be converted into each another, पदार्थ और ऊर्जा को आपस में एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। और उन्होंने अपना एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत E = mc², एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ऐसा जो प्रोपेगेशन दिया, और उसी प्रोपेगेशन के आधार पर सारे आणविक पदार्थों का, सारी आणविक ऊर्जा का, एटम बम्स का, हाइड्रोजन बम्स का जो निर्माण हुआ। अब उसके दोनों ही एस्पेक्ट्स रहे, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल था कि अब तक एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे और आगे बढ़कर कि पदार्थ को भी ऊर्जा में और ऊर्जा को भी पदार्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे विज्ञान के और चरण ये आगे बढ़ने लगे। इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जैसे हम देखते हैं कि प्राइमरी के विद्यालयों में किताब चलती है, विज्ञान आओ करके सीखें, करें और सीखें, सीखें और करें। प्रयोग चलते रहे शताब्दियों तक, हजारों साल तक, परिवर्तन होता रहा, परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रही। वैज्ञानिक सोच के आधार पर क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट से नए नए विकास होने लगे, सभ्यता की नई नई परिभाषाएं गढ़ी जाने लगी। इसी क्रम में आगे चलकर जैसे गांव में देखा, गाय है, एक खूंटे से बांध दी, अब तनी हुई रस्सी है, गाय ने चलना शुरू किया और उसने जो अपना रास्ता बनाया, तो तनी हुई रस्सी से बनने वाले रास्ते में और उस तनी हुई रस्सी के अंदर एक विशेष प्रकार का संबंध अनुभव में आया। अब वो रस्सी चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, वो बनने वाला पथ चाहे बड़ा है या छोटा है, लेकिन देखा कि भाई ये कैसा है कि जैसा सूरज है, जैसा चांद है, उस प्रकार का है। तो उसको हमने गणितीय भाषा में सर्किल कहा, 2 डायमेंशन में सर्किल कहा और 3 डायमेंशन में उसको गोला कहा। और उस का जो बिंदु पथ है जिसको हमने सर्किल की सर्कमफ्रेंस कहा और उस तनी हुई रस्सी को हमने रेडियस कहा, उन दोनों के बीच का जो संबंध निर्धारण हुआ, उसी से फिर पाई का जन्म हुआ। और उस पाई का निर्धारण शुरू में 2 अंकों में हुआ, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने आज से हजारों साल पहले उस पाई के निर्धारण को दशमलव के 33वें अंक तक निकाला। और जो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है, अभी 15-20 साल पहले जब उसका आकलन किया गया, तो जो भारतीय वैज्ञानिकों ने 1500 साल पहले पाई का अनुकलन किया था, वो सही सिद्ध हुआ। तो इस चरण के अंदर क्यूरियोसिटी के बाद एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनके प्रिंसिपल्स की खोज, इससे धीमे धीमे
अनेक वैज्ञानिकों का, अनेक वैज्ञानिक परंपराओं का, अनेक सिद्धांतों का जन्म हुआ और सृष्टि की अनेक प्रजातियों में मानव का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान निर्मित हुआ वो इसकी इस सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर से डेवलप हुआ। आधुनिक परमाणु विज्ञान से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक, पदार्थ और ऊर्जा के संबंध से लेकर आइंस्टीन के प्रतिपादन में और संशोधन करते हुए स्टीफन हॉकिंस ने टाइम एंड स्पेस की जो अवधारणा दी, उसमें भी उसने आइंस्टाइन के कुछ पोस्टुलेट्स को चैलेंज किया है। ब्लैक होल की अवधारणा दी है, उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके भी कुछ पोस्टुलेट्स को उन्होंने चैलेंज किया है। आगे के आने वाले समय में और इस दिशा में कितना विकास हो पाता है ये अभी देखना बाकी है। तो इन 3 चरणों के बाद भी आज की मॉडर्न साइंस में, जब कंप्यूटर साइंस में हम देखते हैं कि बाइट और बिट से लेकर डेटा साइंस से गुजरते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जितनी भी शाखाएं प्रशाखाएं हमको दिखाई देती हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी चैलेंजिंग बात है और वो है प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन। ज्ञान विज्ञान कितना भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन यदि वो प्रकृति के संरक्षण में, उसके कंजर्वेशन में सक्षम नहीं हो पाता तो वो दिक्कत पैदा करेगा। जैसे कि हम आज का कालखंड देखते हैं, एक कोरोना के वायरस ने पूरी साइंस टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रखा है और आगे आने वाले समय में ऐसे अनेक कोरोना के वायरस, ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिनका कोई हल आधुनिकतम साइंस टेक्नोलॉजी के पास भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, हजारों लाखों सालों से बसे हुए ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो सी लेवल का वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। आगे आने वाले 50-100 सालों के अंदर सन 2100 तक समुद्र तट के पास बसे हुए जितने देश हैं उनके डूबने की बड़ी प्रबल आशंका है। ऐसी स्थिति में ग्लेशियर्स के पिघलने से उस बर्फ के अंदर दबे ढके हजारों ऐसे विषाणु, ऐसे वायरस जिनके बारे में अभी साइंस टेक्नोलॉजी नहीं जानती, वो भी प्रकाश में आ सकते हैं। तो उस अज्ञात जगत को मानवता के विनाश के लिए हम प्रेरित न करें, इसके लिए अपने साइंटिफिक टेम्पर को, मानव को प्रकृति का संरक्षण देते हुए, प्रकृति का कंजर्वेशन करते हुए, प्रकृति का शोषण न करते हुए इन सबको गतिमान करने की आवश्यकता है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा निदान है वो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, उसकी जो अवधारणाएं हैं, उसका जो प्रकृति प्रेम है, उसकी जो प्रकृति पूजा है, इन बातों के ऊपर हमको बड़ा गहराई से, बड़ा बारीकी से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि विज्ञान की कितनी भी प्रगति हो जाए, लेकिन प्रकृति के साथ साथ चलने में ही मानवीय सभ्यता की भलाई है। अन्यथा अनियंत्रित और शोषण से भरी वैज्ञानिक प्रकृति ये अंत में जाकर मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी, ऐसा मुझे लगता है। ज्ञान के, विज्ञान के क्षेत्र में भी हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में शांति का संदेश देंगे, दैन्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंद सारा, संगठित हो हिंद सारा। धन्यवाद।